नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10वां पार्ट लेकर आ गया हूं। इससे पहले भी मैंने इसके 9 पार्ट तक अपलोड कर दिया है दोस्तों। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाकर जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आने वाले आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और जीके, करंट और साइंस मिक्स के डेली वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक और चैनल है ओम जायसवाल, आप इस चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस टॉपिक वाइज, जीके टॉपिक वाइज, मैथ टॉपिक वाइज और जितने भी दोस्तों टॉपिक वाइज वीडियो हैं सारा का सारा ओम जायसवाल चैनल से मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, देना बताना है कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वह इनमें से किसके द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है ये दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति। आपको बता दें दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्रता दिलाने वाला अत्यंत मुख्य सार है। आपको बताना है कि इनमें से भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्रता दिलाने वाला अत्यंत मुख्य सार क्या है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी न्यायपालिका के कार्यों में कार्यकारी और विधानमंडल हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाला मुख्य सार यह है कि न्यायपालिका के कार्यों पर कार्यपालिका और विधायिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, और न्यायाधीशों की नियुक्ति को राजनीति से दूर रखा गया है तथा इन्हें हटाने की प्रक्रिया काफ़ी कठिन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 25। आपको बता दें दोस्तों कि भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है, और 25वां उच्च न्यायालय की बात करें दोस्तों तो यह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट न्यायालय के आदेश के रूप है। इसमें आपको बताना है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होता है इसमें क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना होता है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर 5 प्रकार की रिट याचिकाएं जारी की जाती हैं। कौन कौन से हैं तो पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण है, फिर परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा है। आपको बता दें कि न्यायालय अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में समक्ष उपस्थित करने का आदेश देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि जो इनमें से किसके कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना। बता दें दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि जनता या कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में फरियाद कर सकता है, और ऐसे मामले जनहित के विषय होने चाहिए, व्यक्तिगत नहीं। आगे देख लेते हैं दोस्तों आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए हमने गणित के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक ई बुक तैयार करवाया है, जो कि रेलवे ग्रुप डी 2022 के लिए स्पेशली ई बुक है दोस्तों। इसमें जितने भी 500 प्लस प्रश्न है दोस्तों सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सुपर गेस क्वेश्चन है आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो आप दोस्तों इस ई बुक को जरूर से जरूर ले लीजिए। इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक और ई बुक है 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक का, ऑल इन वन टॉपिक है दोस्तों। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो आपके इंपॉर्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, सारे के सारे टॉपिक महत्वपूर्ण है आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो आप इस ई बुक को भी जरूर से जरूर ले लीजिए। इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा, आपको बताना है कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा क्या करना चाहिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दें कि किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए 10 वर्ष
तत् किसी भी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में कार्य करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, तदर्थ क्या अर्थ क्या है? आपको बनाना है तदर्थ का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दें दोस्तों कि तदर्थ का तात्पर्य किसी उद्देश्य के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करना होता है और संविधान के अनुच्छेद 127 के अंतर्गत भारत का मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय का सत्र चालू रखने के लिए आवश्यक गणपूर्ति न होने पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था फ्रांस देश से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि आप रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी दोस्तों लेके आ गया है अभ्यास रेलवे ग्रुप डी का बैच, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट है, जो आपको पूरा सिलेबस दोस्तों आपको कवर कराएगा, जो टॉप एजुकेटर के माध्यम से कवर किए जाएंगे। आपको सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश में दिए जाएंगे और आपको रेज हैंड जो कि करने का फीचर भी अवेलेबल रहेगा। इसके साथ दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए स्पेशली बैच दोस्तों 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, लक्ष्य बैच, जिसमें आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो आप इसके थ्रू कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं आरआरबी सीबीटी 2 के। एंड दोस्तों एक नया फीचर भी ऐड किया गया है, रेज हैंड। क्लास के दौरान आप सिंपली एजुकेटर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसका भी आप फायदा ले सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आप अभी ले लीजिए और दोस्तों इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अगर आप OJ10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एक राज्य जहां किसी सरकार का राज्य नहीं होता है वह राज्य कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एक राज्य जहां पर किसी सरकार का राज्य नहीं होता वह राज्य क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी एनॉर्की। आपको बता दें दोस्तों कि वह राज्य जहां किसी सरकार का राज्य नहीं होता वह एनॉर्की कहलाता है, क्योंकि वहां किसी भी सरकार के अभाव में अराजकता की अधिक संभावना होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी अनुच्छेद 370। आपको बता दें दोस्तों कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखना चाहते थे और काबलियों के आक्रमण होने पर जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने विलय के अधिपत्य पर हस्ताक्षर किए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अधीन जम्मू कश्मीर को विशेष प्रशस्ति प्रदान की गई थी। आपको बता दें दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में अब अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा भी समाप्त कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान क्योंकि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 350 ए। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 ए के प्रावधानानुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश में। बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 है और एक सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत आंग्ल भारतीय होते हैं। यद्यपि इसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इस प्रावधान को आगे न बढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे यह व्यवस्था समाप्त हो गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते और किस राज्य की विधानसभा इसका अपवाद है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी सिक्किम। आपको बता दें दोस्तों सिक्किम राज्य की विधानसभा में 32 सदस्य हैं और संविधान के अनुच्छेद 371 च में इसके लिए विशेष उपबंध किया गया है और शेष सभी राज्यों यानी त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा 60 सदस्यीय सीट हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है? आपको बताना है कि इन चारों में से किसमें विधानसभा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी लक्षद्वीप। आपको बता दें दोस्तों कि पांडिचेरी यानी पुडुचेरी, गोवा तथा दिल्ली में विधानसभा है, लेकिन लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अरुणाचल प्रदेश। आपको बताया दोस्तों कि 55वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और शेष 3 संघ शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मिजोरम। आपको बता दें दोस्तों कि 55वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि पांडिचेरी, चंडीगढ़ और दमन एवं दीव केंद्र शासित क्षेत्र हैं और पांडिचेरी और दिल्ली ऐसे केंद्र शासित क्षेत्र हैं जहां पर विधानसभाएं अस्तित्व में हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम क्या है जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि वह संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जहां पर निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी पांडिचेरी। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 क पांडिचेरी जो संघ राज्य क्षेत्र है में निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संघ शासित प्रदेश के दैनिक प्रशासन की देखरेख किसके द्वारा की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है और मैक्सिमम बार ये एग्जाम में रिपीट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी उपराज्यपाल। आपको बता दें दोस्तों कि संघ शासित क्षेत्र के दैनिक प्रशासन हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार राष्ट्रपति एक प्रशासक या उपराज्यपाल नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकृत किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी जम्मू कश्मीर। आपको बता दें दोस्तों कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया है और उर्दू के अलावा जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा कश्मीरी और डोंगरी भी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जो भारतीय राज्य होते हैं राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रपति। बता दें दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? बताना है इनमें से राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बता दें कि राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करवाता है और उसकी अनुपस्थिति की दशा में राज्यपाल वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु होती है। आपको बताना है कि किसी के राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 35 वर्ष। आपको बताया दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए कोई भी भारतीय नागरिक जो 35 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरी कर चुका हो योग्य होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी हैं। आपको बताना है कि जो राज्य के गवर्नर होते हैं और संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। आपको बता दें कि राज्यों के राज्यपाल संवैधानिक रूप से अपने आचरण के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, राज्यपाल का कार्यकाल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि जो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है।
आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 5 वर्ष का। आपको बता दें कि अनुच्छेद 156/3 के अनुसार राज्यपाल की पदावधि उसकी पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होती है, लेकिन इस 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद नहीं ग्रहण कर लेता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के पदार्पण अपने पद पर बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। आपको बताना है कि इनमें से राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति कौन सी है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अध्यादेश जारी करना। बता दें कि राज्यपाल विधानमंडल के सत्र में न रहने की स्थिति में अनुच्छेद 213 के तहत महत्वपूर्ण विधायी शक्ति के रूप में अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। आपको बताना है कि राज्यपाल के द्वारा जो जारी किया अध्यादेश होता है वो किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी विधानमंडल के। आपको बता दें दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सत्र में नहीं होने पर यदि किसी मामले में तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो जाए तो राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु गवर्नर द्वारा जारी किए गए ऐसे अध्यादेश को 6 सप्ताह के अंदर राज्य विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाना आवश्यक है, अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। हम जैसे कोई वीडियो डालेंगे दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।